नमस्कार मित्रों, अडानी एजुकेशन अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। काफ़ी समय से मांग आ रही थी सर 12वीं की केमिस्ट्री शुरू करो, तो अब इंतज़ार समाप्त हुआ। आज से हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 12 का रसायन विज्ञान शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसके पैटर्न के बारे में देखेंगे कि पेपर किस तरह से होता है, कितने नंबर का होता है, इसके बारे में हम सबसे पहले जानकारी ले लेते हैं। देखो, आपके जो पेपर जो होगा वो 56 नंबर का होगा। बोर्ड परीक्षा में जो पेपर आएगा कितने नंबर का आएगा? 56 नंबर का आपके पेपर आएगा। अब देखो, टोटल अगर आप मार्क देखोगे मार्कशीट के अंदर तो 100 नंबर आपको मिलते हैं। तो 100 नंबर कैसे हो जाते हैं देखते हैं। एक तो देखो, 14 नंबर का क्या होता है? सेशनल मार्क होता है। विद्यालय से आपके जो नंबर भेजे जाते हैं, कितने नंबर भेजे जाते हैं? 14 नंबर भेजे जाते हैं। और 30 नंबर का आपके होता है प्रैक्टिकल। इस प्रकार से ये दोनों मिला के हो जाते हैं आपके कितने हो जाते हैं? 44 नंबर यानी 44 हो जाते हैं। और 56 नंबर का क्या होता है? पेपर होता है। इस प्रकार से ये 100 नंबर का टोटल क्या हो जाता है? आपके पूर्णांक बनता है। पेपर जो होगा कितने नंबर का होता है? 56 नंबर का होता है। बाकी ये 44 नंबर सेशनल मार्क और प्रैक्टिकल को मिलाकर जाते हैं। पेपर जो होगा आपका 4 खंडों में बटा होगा। खंड ए, खंड बे, खंड से और खंड दे। क्या होगा देखो, खंड ए जो है इसमें जितने भी प्रश्न हैं सब 1 नंबर के होंगे। लगभग 10 प्रश्न होंगे। और जितने भी प्रश्न हैं वो कितने होंगे? 1 नंबर के होंगे। खंड बे के अंदर जितने भी प्रश्न मिलेंगे आपको 2 नंबर के मिलेंगे। और खंड से में आपको जितने भी प्रश्न मिलेंगे वो सब 3 नंबर के मिलेंगे। और खंड दे में आपको जितने भी प्रश्न मिलेंगे वो सब आपको कितने मिलेंगे? 4 नंबर के मिलेंगे। यानी 4 नंबर से कोई भी बड़ा प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं आएगा। खंड दे के अंदर आपको अथवा में भी प्रश्न मिलेंगे। आगे हम और भी देखेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हम पहला अध्याय आपके रसायन विज्ञान का शुरू करते हैं, जिसका नाम है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था आज हम शुरू करते हैं। देखो, अध्याय 1 हम प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है ठोस अवस्था। इंग्लिश में बोलेंगे इसको सॉलिड स्टेट। इसका जो अंक बार होता है, यानी ये परीक्षा में आपके इस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे? 3 नंबर के प्रश्न आएंगे। इस अध्याय से 3 नंबर के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखो किस तरह से इसके आएंगे। देखो, इसका जो एक प्रश्न होगा इस अध्याय का एक प्रश्न आपको मिलेगा खंड ए में। और कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का होगा। एक प्रश्न आपको मिलेगा कहां पर? खंड ए में। इस अध्याय से आपको एक प्रश्न मिलेगा और वो कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का होगा। और देखो, बाकी प्रश्न आपको मिलेंगे खंड बे में। कितने प्रश्न मिलेंगे? 2 प्रश्न मिलेंगे। और दोनों प्रश्न क्या होंगे? 1-1 नंबर के होंगे। खंड बे में इस अध्याय के 2 प्रश्न आपको मिलेंगे और दोनों प्रश्न क्या होंगे? 1-1 नंबर के। इस प्रकार से टोटल कितने हो जाएंगे? 3 नंबर के प्रश्न आपको इस अध्याय से पूछे जाएंगे। आगे बढ़ाते हैं हम इसको। क्या होती है देखो, ठोस अवस्था। नाम से पता चल रहा है कि ठोस के बारे में हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहले ठोस के बारे में बात करने से पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं द्रव्य, पदार्थ। द्रव की बात नहीं करें हम, द्रव्य, या जिसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ भी कहते हैं, मैटर, द्रव्य। कक्षा 11 में भी आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। जो द्रव्य जो होता है, इसकी मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से 3 अवस्थाएं होती है। बाकी होती कितनी है? 5 होती है। ठीक है, कौन कौन सी अवस्था होती है देखो इसकी। एक तो होता है ठोस, द्रव। ध्यान रखिए, ये द्रव्य है, ये द्रव है। ठोस, द्रव, गैस, ये तो होती है इसकी मुख्य अवस्था होती है। 5 अवस्था में देखो कौन सी होती है। एक हो जाती है आपका प्लाज्मा, यानी बहुत ज्यादा हम क्या कर दे? पदार्थ को गर्म कर दे। और एक 5वीं अवस्था और होती है BEC,
बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। इस प्रकार से कुल 5 अवस्था होती है, जिसमें मुख्य अवस्था कौन सी होती है? ठोस, द्रव और गैस। इसमें से अगर हम बात करें मुख्य अवस्था में से द्रव और गैस, इन दोनों के बारे में आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हो। गैस अवस्था और द्रव अवस्था या द्रव्य की अवस्थाएं आपके कक्षा 11 में स्टेट ऑफ मैटर के नाम से एक 5वां अध्याय था, द्रव्य की अवस्थाएं, जिसमें हम गैस और द्रव, मुख्य रूप से गैस के बारे में पढ़ते हैं, और द्रव में या द्रव के बारे में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। हम बात करेंगे यहां पर, जैसे कि आप देख ही चुके हो, चैप्टर का नाम ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। भाई ठोस क्या होते हैं? देखो, कोई भी पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना होता है। बिल्कुल जीरो लेवल से अध्याय को शुरू कर रहा हूं, बने रहे। कोई भी अध्याय, माफ कीजिएगा, कोई भी पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, और उन कणों को हम क्या कहते हैं? अवयवी कण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अवयवी कण। कोई भी पदार्थ है कणों से मिलकर बना होता है, उन कणों को हम क्या कहते हैं? अवयवी कण कहते हैं। अब देखो, इन अवयवी कणों की अलग अलग पदार्थों में जो व्यवस्था होती है वो अलग अलग होती है, और इन अलग अलग व्यवस्था के आधार पर ही हम पदार्थों को डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया। अब देखो, हम व्यवस्था थोड़ी देख लेते हैं, अवयवी कणों की व्यवस्था कैसे क्या होती है। मान लो कि मेरे पास कोई पदार्थ है जिसमें अवयवी कण कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित है, इस तरह से, इस प्रकार से ये कण व्यवस्थित है, इस तरह से। दूसरा पदार्थ है, उसमें थोड़े कण इस तरह से थोड़े थोड़े दूर हो गए, और व्यवस्था भी बिगड़ गई थोड़ी सी। व्यवस्था भी इनकी बिगड़ गई। और तीसरी अवस्था में और भी कण क्या हो गए? बहुत ही दूर दूर हो गए, इस तरह से। देखो, अब देखो यहां पर ये जो 2 कण दिख रहे हैं, इन 2 कणों के बीच में देखो आपको थोड़ा सा स्थान दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा सा। यहां पर ये जो 2 अवयवी कण हैं, इनके बीच में जो ये खाली स्थान होता है, इसे हम बोलते हैं अंतराणुक रिक्त स्थान। अंतराणुक रिक्त स्थान शब्द को ध्यान में रखिए। देखो, विज्ञान के शब्द ही काम में आपको लेने हैं। 2 जो अवयवी कण हैं, इनके बीच में जो ये स्थान दिख रहा है, खाली स्थान, इसे हम बोलते हैं अंतराणुक रिक्त स्थान। ठीक है। और इनके बीच में जो आकर्षण लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, उसे हम बोलेंगे अंतराणुक आकर्षण। अंतराणुक आकर्षण। इन अवयवी कणों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? अंतराणुक आकर्षण। और जो खाली स्थान होगा या रिक्त स्थान होगा, इनके बीच में आपको दिख रहा है, देखो थोड़ी थोड़ी सी जगह दिख रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अंतराणुक रिक्त स्थान। अब देखते हैं, यहां अगर हम अंतराणुक रिक्त स्थान की बात करें, इसमें अगर हम अंतराणुक रिक्त स्थान की बात करें बच्चों, तो देखो बहुत ही कम है। अंतराणुक रिक्त स्थान क्या है? बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि कण क्या है? पास पास में है। ठीक है। अगर कण पास पास में है तो क्या होगा? इनके बीच में जो आकर्षण होगा वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी अंतराणुक रिक्त स्थान बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो आकर्षण क्या होगा? आकर्षण क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि कण क्या है? पास में है। क्योंकि अंतराणुक रिक्त स्थान कम है तो आकर्षण क्या होगा? ज्यादा होगा। अब इसकी बात करते हैं। देखो, यहां कण इसकी तुलना में थोड़े थोड़े क्या हो गए? दूर हो गए। यानी अंतराणुक रिक्त स्थान क्या हो गया? बढ़ गया। अंतराणुक रिक्त स्थान क्या हो गया? बढ़ गया। अब देखो, अंतराणुक रिक्त स्थान बढ़ा, कण दूर हुए, तो आकर्षण क्या होगा? घटेगा, क्योंकि कण क्या हो रहे? दूर दूर हो रहे। ठीक है। और इसमें अगर हम देखें तो इसमें कण बहुत ही दूर हो गए, बहुत बहुत दूर हो गए। ठीक है। यानी अंतराणुक रिक्त स्थान बहुत अधिक हो गया, कण बहुत दूर चले गए, तो आकर्षण क्या हो जाएगा? बहुत ही कम हो जाएगा। यानी अब देखो, तीनों को मैं एक साथ लेके चलता हूं। इस अवस्था में देखें तो अंतराणुक रिक्त स्थान बहुत ही कम है, यानी कण बहुत पास पास में है। कण पास में है तो आकर्षण क्या होगा? ज्यादा होगा। यहां हम देखें
तो यहां देखो कण जो हो गए थोड़े थोड़े दूर हो गए, यानी अंतरा अणुक रिक्त स्थान क्या हो गया, बढ़ गया। अंतरा अणुक रिक्त स्थान बढ़ा तो आकर्षण क्या होगा, कम होगा। अब बात करते हैं इसकी, तो यहां देखो कण और भी दूर हो गए, यानी अंतरा अणुक रिक्त स्थान और बढ़ गया। अंतरा अणुक स्थान रिक्त स्थान जितना ज्यादा बढ़ेगा आकर्षण उतना ही क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इस प्रकार से देखो अगर अवयवी कण अगर मान लो पास पास में हो तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ठोस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे, द्रव बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, गैस बोलेंगे। ठीक है, अब देखो अवयवी कण पास में है, रिक्त स्थान बहुत कम है, आकर्षण ज्यादा है, तो इसके जो अवयवी कण होंगे वो क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, गुथे हुए होंगे। आपस में क्या होंगे, गुथे हुए होंगे। गुथे हुए होंगे तो उनका आकार क्या होगा, निश्चित होगा। आकार क्या होगा मित्रों, निश्चित होगा। अगर आकार निश्चित होगा तो आयतन भी क्या होगा, निश्चित होगा। आयतन भी निश्चित होगा। ठीक है, अगला हम बात करते हैं द्रव की। इसके देखो अवयवी कण क्या हो गए, दूर दूर हो गए, तो आकार क्या होगा, अनिश्चित होगा, और गैस का भी क्या होगा, अनिश्चित होगा। अब इनकी देखो हम थोड़ी तुलना करते हैं, ठोस द्रव और गैस की, फिर हम आगे अपना अध्याय प्रारंभ करेंगे। थोड़ा इधर मैं एक टेबल के रूप में लिख देता हूं, यहां पर इधर लिख देता हूं मैं गुण, यहां लिख देता हूं मैं ठोस, ये द्रव हो जाएगा, और ये लिख देता हूं मैं गैस। एक शॉर्ट में इसको देख लेते हैं हम। कंसेप्ट बहुत जरूरी है, रटे नहीं। पहला हम गुण देखते हैं आकार के बारे में। देखो ठोस के बारे में भी अपन ने देखा था कि ठोस जो होते हैं इनके जो अवयवी कण होते हैं बहुत ही पास पास में होते हैं, यानी अंतरा अणुक रिक्त स्थान बहुत कम होता है, और अंतरा अणुक आकर्षण क्या होता है, अधिक होता है। यानी इसके जो कण होंगे आपस में गुथे हुए रहेंगे, आपस में गुथे हुए रहेंगे तो आकार क्या होगा, निश्चित होगा। अब जैसे मान लो मेरे पास एक मार्कर है, इसका आकार निश्चित है। अब देखो ये इस तरह का है, इसको अगर मैं थाली में रखूंगा तो भी ऐसा ही रहेगा, अगर इसको मैं गिलास में रखूंगा तो भी ऐसा ही रहेगा, अगर इसको मैं बैग में रखूंगा तो भी ऐसा ही रहेगा। यानी इसका आकार बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। दबा रहा हूं, दब रहा है, नहीं दब रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें अवयवी कणों की जो व्यवस्था है वो निश्चित है, कण क्या है, बहुत पास पास में है, इसलिए इसका आकार क्या है, निश्चित है। तो मैं कह सकता हूं ये मार्कर क्या है, ठोस है। ये मार्कर क्या है, ठोस है। ये बोर्ड आप देख रहे हो, इसका भी आकार निश्चित है, ये भी क्या है, ठोस है। यानी जो ठोस है इनका आकार क्या होगा, निश्चित होगा। आकार क्या होगा, निश्चित होगा। अब बात करते हैं द्रव की। क्या द्रव का आकार निश्चित होगा? मेरे पास एक बोतल है, बोतल के अंदर थोड़ा सा पानी है। अब जब वो बोतल को मैंने देखा तो जिस तरह से बोतल का आकार है उसी तरह से पानी भी उसके अंदर ढल गया। उस पानी को मैंने गिलास में लिया, पानी का आकार कैसा हो गया, गिलास जैसा हो गया। उसी गिलास से पानी को मैंने थाली में किया तो खाली किया तो थाली में पानी क्या हो गया, फैल गया। तो बताओ, पानी जब बोतल में था तो बोतल जैसा, जब गिलास में था तो गिलास जैसा, और जब थाली में किया तो थाली जैसा हो गया। क्या आकार निश्चित है? नहीं है। ठीक, यानी द्रव का जो आकार है वो क्या होगा, अनिश्चित होगा। अगली बात करते हैं गैस की। तो गैस की तो आपको पता ही है। ठीक है, ट्यूब में भरा तो ट्यूब जैसी हो गई, गुब्बारे में भरा तो गुब्बारे जैसी हो गई, बाहर आ गई तो फैल गई। यानी गैस का भी कोई आकार निश्चित है नहीं है, यानी गैस का भी क्या हो गया, आकार अनिश्चित हो गया। इसका आकार भी क्या हो जाएगा मित्रों, अनिश्चित। ठीक, अगला गुण हम लेते हैं आयतन, वॉल्यूम। ये तो सेप हो गया वॉल्यूम। ठीक है, ठोसों का आयतन आपने पढ़ा ही है, निश्चित होता है। ठीक है, अब ये ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, आप कहीं भी रखो फिक्स है। ठीक है, आयतन क्या हो जाएगा इसका, निश्चित हो जाएगा। ठीक है, द्रव जो है देखो इसका भी आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, गिलास जो है उसके अंदर आपने पानी भर रखा है, उसको आपने थाली में डाला, एक निश्चित सीमा तक फैलेगा। ऐसे नहीं कि फैलते ही जाएगा फैलते ही जाएगा, ठीक नहीं फैलेगा। यानी क्या है, इसका द्रव का आयतन क्या हो जाएगा, निश्चित। लेकिन अब बात करते हैं गैस की। क्या गैस का आयतन निश्चित होता है? नहीं होता है। आपने गुब्बारे में अगर मान लो इतना सा गुब्बारा है, उसके अंदर आपने क्या भर रखी है, गैस भर रखी है।
आपने कमरे में उस गुब्बारे को फोड़ा, वो गैस क्या होगी, पूरे कमरे में फैल जाएगी। लेकिन इतने से गुब्बारे में अगर मान लो कि पानी है या इतनी सी कटोरी में पानी है, ठीक है, क्या आप उसको खाली करोगे पूरे कमरे में फैल जाएगा? नहीं फैलेगा। ठीक है, इसका मतलब जो गैस है इसका आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्या हो जाएगा, अनिश्चित। अब बात करते हैं अंतराणुक रिक्त स्थान। इसमें देखो अंतराणुक रिक्त स्थान यानी दो अणु के बीच का जो खाली स्थान होगा, ठोस में भी हमने देखा था क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो हम क्या कह सकते हैं इसको, निम्नतम, बहुत कम होता है। इसमें थोड़ा क्या होता है, ठोस से द्रव में क्या होता है, थोड़ा सा अधिक होता है, तो इसको लिख देता हूं मैं अधिक। और गैसों में तो बहुत ही अधिक होता है, तो क्या हो जाएगा, अधिकतम। क्या हो जाएगा, अधिकतम। अगला हम देखते हैं अंतराणुक आकर्षण। देखो कण पास पास में है तो आकर्षण क्या होगा, अधिक होगा, बहुत अधिक होगा ठोसों में। तो क्या लिख सकते हैं, अधिकतम, क्योंकि कण बहुत पास पास में है। द्रव में क्या होगा, थोड़ा कम होगा, तो लिख देता हूं मैं यहां पर निम्न। और गैस में बहुत ही कम होगा, तो क्या हो जाएगा, निम्नतम, क्योंकि आकर्षण होता ही नहीं है, बहुत कम। अगला हम बात करते हैं विसरण। विसरण का मतलब सीधी सी भाषा में, सामान्य भाषा में कह सकते हैं बहना। ठीक है, ये मार्कर है, मैं इसको नीचे डालूंगा, क्या बहेगा, नहीं बहेगा। ठीक है, ये जैसे मेरा हाथ यूं करता हूं मैं, ये लुढ़केगा, बहेगा नहीं। ठीक है, यानी विसरण जो है क्यों नहीं होगा ठोसों के अंदर, क्योंकि इसके कण क्या है, आपस में बंधे हुए हैं, गुथे हुए हैं, स्वतंत्र नहीं है। इसकी वजह से ठोसों में विसरण नहीं होता है। आगे हम कुछ अपवाद स्वरूप पढ़ेंगे तो बहुत कम होता है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं यहां पर, निम्नतम। ठीक है, द्रव है पानी, सीधा सा उदाहरण ले लो, बहेगा, यानी विसरण होगा। ठोस की तुलना में तो अधिक ही होगा, तो लिख सकते हैं अपन अधिक। और गैस, गैस का तो अपन जानते ही है, बहुत ज्यादा होती है। उसका मान लो कमरे के किसी कोने में अगर मान लो अगरबत्ती जल रही है, खुशबू आती है, क्यों, विसरित हो रही है गैस, यानी इसका जो विसरण है बहुत अधिक होता है। तो हम लिख सकते हैं अधिकतम। आती नहीं आती है, मतलब कोई भी व्यक्ति पास में से गुजरता है, मान लो कि उसने परफ्यूम लगा रखा है, करते नहीं करते, खुशबू आती है जबरदस्त, क्योंकि गैस विसरित हो रही है, विसरण होता है उसका, बहुत ज्यादा होता है, ठोसों का नहीं होता है। अगला हम बात करते हैं संपीड्यता। संपीड्यता का मतलब होता है आप उसको कितना दबा सकते हो। ये ठोस है, दबा सकते हैं क्या, दबा रहा हूं, नहीं दबता है। लेकिन पानी है, बोतल में पानी भरा हुआ है, दबाओ उसको, बोतल दबेगी। लेकिन उसी में अगर मान लो बोतल में आप पत्थर रख दे, फिर दबाओ, दबेगी क्या, नहीं दबेगी। पत्थर क्या है, ठोस, पानी क्या है, द्रव है। ठीक है, यानी जो ठोस होगा इसकी संपीड्यता आप कह सकते हो निम्नतम या नगण्य भी कह सकते हो, निम्नतम या नगण्य। ठीक है, अब यहां पर देखो आप कह सकते हो, जैसे मेरे पास स्पंज है, ठीक है, स्पंज का आकार फिक्स होता है, एक आयताकार स्पंज है, मैंने उसको थाली में रखा, कहीं भी रखा, दो चार जगह पर आकार निश्चित था, तो आप कहोगे सर वो तो दबता है, दबता है, वो तो स्पंज आकार फिक्स है, ठोसों का आकार फिक्स होता है, लेकिन ठोस दबते नहीं है, संपीड़ित नहीं होते, स्पंज संपीड़ित हो रहा है। ठीक है, तो उसको ऐसे ठोसों को बोलते हैं मोमीय ठोस बोलते हैं, जैसे गुलाब जामुन हो गया। ठीक है, गिलास में रखोगे तो भी गोल रहेगा, थाली में रखो तो भी गोल रहेगा, मुंह में रखेंगे तो आकार बिगड़ेगा उसका, बाकी कहीं भी रखो गोल ही रहेगा, लेकिन दबाएंगे तो दब जाएगा, यानी संपीड़ित हो रहा है, जबकि ठोस नहीं होता। इस प्रकार के ठोसों को बोलते हैं मोमीय ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं, मोमीय ठोस। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं ठोसों की संपीड़ितता क्या होती है, निम्नतम, द्रव की क्या होती है, थोड़ी अधिक होगी, और गैस की क्या हो जाएगी, अधिकतम। ठीक है, तो ये एक सामान्य बातें हमने देखी थी ठोस, द्रव और गैस के बारे में। ये 11th का पार्ट है, पूरा का पूरा हमने देखा था, और बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें आपकी कल्पना कितनी आप कर सकते हो, इमेजिनेशन कितनी है, आपकी जितनी अच्छी इमेजिनेशन होगी आप उस अध्याय को, इस अध्याय को उतना ही अच्छा समझ पाएंगे।
देखते हैं, देखो अब ठोस अवस्था हम कैसे बता सकते हैं, ठोस अवस्था किसे कहेंगे? अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि ठोस अवस्था क्या है, तो यहां हम बना सकते हैं, देखो द्रव्य, द्रव्य हम जानते हैं पदार्थ, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन क्या हो, निश्चित हो। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन, आकार भी निश्चित है, आयतन भी निश्चित है, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन क्या हो, निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। साथ में के साथ में नोट्स बनाते चले, कोई भी टॉपिक मैं नहीं छोड़ूंगा, सारा का सारा पढ़ाऊंगा। सिर्फ देखने से कभी याद नहीं होता है, इसलिए कॉपी पेन लेके बैठे और साथ में के साथ में नोट्स बनाते चले, पढ़ाई जारी रखें, पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि हमें कोरोना से बचना है, पढ़ाई से नहीं बचना है, पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो द्रव्य की वह अवस्था, लिखते चले, ठोस अवस्था किसे कहेंगे, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन क्या हो, निश्चित हो। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन क्या हो, निश्चित हो, उसे हम क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं, ठीक है, क्लियर। अब बात आती है ठोसों के गुण क्या है, ठोसों के गुण क्या है, तो हेडिंग लगा लीजिए, ठोसों के गुण। ठोसों के गुण क्या क्या है, देखो सबसे पहला गुण क्या हो जाएगा, ठोसों का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। तो लिख लो पहला गुण, ठोसों का आकार निश्चित होता है, ठोसों का आकार निश्चित होता है। दूसरा हम देखते हैं आयतन, ठोसों का आयतन भी क्या है, निश्चित है। तो अगला हो जाएगा ठोसों का आयतन निश्चित होता है, ठोसों का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। अगला देखो अंतरा अनुकृत स्थान क्या होता है, निम्नतम, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें अभिविकर्ण क्या होते हैं, बहुत ही निकट होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अंतराणु का स्थान क्या होता है, बहुत कम होता है। तो अगला लिखो गुण, ठोसों में लिखो, इनमें अवयवी कण एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं, इनमें अवयवी कण एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं, जिसके कारण अंतरा अनुकृत स्थान बहुत कम होता है, जिसके कारण अंतरा अनुकृत स्थान बहुत कम होता है, क्लियर। अगला देखो अंतरा अणु का आकर्षण क्या होगा, अधिक होगा, क्यों, क्योंकि अवयवी कण क्या है, बहुत निकट है। तो लिखो अवयवी कण निकट होते हैं, अवयवी कण निकट होते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हो अंतरा अनुकृत स्थान बहुत कम होता है, अंतरा अनुकृत स्थान बहुत कम होता है, जिसके कारण इनमें अंतरा अणु आकर्षण अधिक होता है या अधिकतम होता है, जिसके कारण इनमें अंतरा अणु आकर्षण अधिक होता है। अब देखो आकर्षण अधिक है तो कण क्या रहेंगे, आपस में गुथे हुए रहेंगे, तो क्या बहेंगे, विसरण होगा, नहीं होगा। तो लिखो अगला पॉइंट, अंतरा अणु आकर्षण अधिक होने के कारण, अंतरा अणु आकर्षण अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण इसके अवयवी कण स्वतंत्र नहीं होते हैं, फ्री नहीं होंगे, गुथे हुए रहेंगे। अंतरा अणु आकर्षण अधिक होने के कारण इनके अवयवी कण स्वतंत्र नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, जिसके कारण इनमें विसरण का गुण नहीं पाया जाता है, बहते नहीं है ये, जिसके कारण इनमें विसरण का गुण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता। अब बात करते हैं संपीड़ितता की, क्या संपीड़ित होते हैं ये, नहीं होते हैं। तो लिखो अगला, इनमें अंतरा अनुकृत स्थान, इनमें अंतरा अनुकृत स्थान बहुत कम होता है, इनमें अंतरा अनुकृत स्थान बहुत कम होता है, कम होता है, जिसके कारण ये संपीड़ित नहीं होते हैं, जिसके कारण ये संपीड़ित नहीं होते हैं, क्लियर। तो ये बात हो गई ठोसों के सामान्य परिचय के बारे में। अगला हम बात करते हैं ठोसों के प्रकार के बारे में।
ठोसों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठोसों के प्रकार। देखो ठोस के दो प्रकार हैं आपके कोर्स में, एक तो है क्रिस्टलीय ठोस, इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। अमोर्फस सॉलिड बोलते हैं इसको, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ये वास्तविक ठोस होते हैं और ये आभासी ठोस होते हैं। ठोस होते हैं लेकिन इसके कुछ गुण ऐसे हैं जो ठोस से मैच नहीं करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं और फिर डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। आपके कोर्स में यही दे रखा है डिटेल में क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, भाई क्या क्या होते हैं। देखो एक टेबल बना के समझाता जा रहा हूं मैं साथ में के साथ में, और उसी तरह से आपके पूछा जाएगा क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में। मुख्य रूप से पूछा जाएगा इसका अंतर क्या होता है, अंतर हम लास्ट में देखेंगे, इनका बना के देखेंगे कंप्लीट। ठीक है, इस प्रकार से हमने टेबल बना दी। अब हम देखते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। देखो सबसे पहले बात करते हैं, हम गुण में लेते हैं इनका। सबसे पहले आकार या ज्यामिति भी लिख सकते हो इसको आप। देखो जो क्रिस्टलीय ठोस हैं इनमें अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था पाई जाती है। निश्चित व्यवस्था कैसे, देखो इस प्रकार से, जैसे मान लो कि मैं कह रहा हूं जैसे ये कोई कण हो गया, मान लो ये इस तरह से, समझने के लिए थोड़ा बना रहा हूं इसको मैं, पास बना के बना, थोड़ा बना दूर बना दिया मैंने। अब इसमें जैसे मान लो कि मैं कुछ भी लिख देता हूं, जैसे मान लो कि ये हो गया ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, इस प्रकार से देखो कणों की लगातार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। कणों की लगातार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, यानी इस प्रकार से जो क्रिस्टलीय ठोस है इनमें अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था पाई जाती है, निश्चित व्यवस्था होती है। अब इसको चाहे ऐसे बनाओ चाहे खड़े बनाओ, समझने के लिए बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा इस तरह से बना हुआ डायग्राम, समझने के लिए। यानी इस प्रकार से इनमें जो क्रिस्टलीय ठोस है इनमें अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था पाई जाती है। देखो निश्चित समय के बाद कण की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति, ए बी ए बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी ए। निश्चित अंतराल के बाद अवयवी कणों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। यानी यहाँ पर कणों की व्यवस्था क्या है, निश्चित है। अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था पाई जाती है, जिसके कारण इनका जो आकार होता है क्रिस्टलीय ठोसों का वो क्या होता है, निश्चित। इनका आकार क्या होता है, निश्चित। जबकि अगर हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, कणों की व्यवस्था क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, इस तरह से कोई फिक्स व्यवस्था नहीं है। ये कंटिन्यू ए आ गया है, फिर ये ए आ गया, इस तरह से आप चित्र में देख सकते हो। देखो कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। यहाँ देखो कंटिन्यू 3 बार भी आ गया, यहाँ पे भी कंटिन्यू 3 भी आ गया, यहाँ कंटिन्यू ए आ गया, यहाँ बी आ गया, इस तरह से। अब यहाँ पर एबीसीडी होती है, उसके अंदर कण होते हैं, अलग अलग प्रकार के कण तो होते ही हैं। ठीक है, यानी जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनमें अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था होती है, जिसके कारण आकार क्या होता है, निश्चित होता है। जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस है उनमें अवयवी कणों की अनिश्चित व्यवस्था होती है, जिसके कारण उनका आकार भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। आकार क्या होता है, अनिश्चित। देखो अगर क्रिस्टलीय शब्द की बात करें तो ये ग्रीक भाषा के क्रिस्टलोज शब्द से बना है। इससे बना है, क्रिस्टलीय शब्द ग्रीक भाषा के क्रिस्टलोज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है स्वच्छ बर्फ, और बर्फ का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, और अक्रिस्टलीय ठोस जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अमोर्फस सॉलिड, ये ग्रीक भाषा के अफोर्मी शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है आकृतिहीन।
यानी इसकी कोई आकृति नहीं होती है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार से देखो जो क्रिस्टलीय ठोस है इनमें अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था पाई जाती है, जिसके कारण आकार भी निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की आकार जो व्यवस्था है वो अनिश्चित होती है, जिससे आकार भी क्या होता है, अनिश्चित। आप सीधा सा उदाहरण ले सकते हो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, अगर आपसे पूछे कि जो चौक जिससे बोर्ड पे लिखते हैं वो भी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और दूसरा मार्बल संगमरमर वो भी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। चौक टूट जाती है, मार्बल टूटता है, नहीं टूटता, दोनों पदार्थ सेम है। ठीक है, लेकिन उनमें अवयवी कणों की व्यवस्था क्या होगी, अलग अलग होगी। उसी प्रकार से यानी जो मार्बल है वो क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है, जबकि चौक क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस। अगला देखते, देखो ज्यामिति के बाद गलनांक और क्वथनांक, यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो जो क्रिस्टलीय ठोस है इनमें अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है, आकार भी क्या होता है, निश्चित होता है। जब इनको हम गर्म करते हैं तो ये एक निश्चित ताप पर ये ठोस किस अवस्था में आते हैं, द्रव अवस्था में आते हैं। जब क्रिस्टलीय ठोसों को गर्म किया जाता है तो एक निश्चित ताप पर ये क्या आते हैं, किस अवस्था में आते हैं, द्रव अवस्था में आते हैं। और इनको बहुत अधिक गर्म करना पड़ता है द्रव में लाने के लिए। मतलब क्या हुआ कि इनका जो गलनांक और क्वथनांक होगा क्या होगा, निश्चित होगा। एक निश्चित ताप के ऊपर क्या आएंगे ये द्रवावस्था में, निश्चित व उच्च, बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ता है। ठीक है, जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस है इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। जैसे कि चेयर है प्लास्टिक की, अगर आप उसको गर्म करोगे तो डायरेक्ट द्रव अवस्था में नहीं आएगी, पहले वो पिघलेगी, हल्की हल्की मुलायम होगी। जब आप कुर्सी को क्या करोगे, गर्म करोगे, एक तो आप पात्र में आप क्या ले लो, बर्फ ले लो, और एक तरफ आप कुर्सी को गर्म करो, दोनों को गर्म करो, बर्फ सीधा किस में आएगा, द्रव में आएगा, जल में बदलेगा। जबकि कुर्सी पहले क्या होगी, मुलायम होगी, फिर पिघलेगी। ठीक है, इसका मतलब उसका कोई गलनांक निश्चित नहीं है, हमें पता ही नहीं चलेगा ये कब मुलायम होकर गल गई। ठीक है, और थोड़े से टेम्परेचर पे क्या हो जाएगी, गल जाएगी। जबकि बर्फ को अगर आपको द्रव में लाना है तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अक्रिस्टलीय ठोस है इसके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, अनिश्चित व निम्न, अनिश्चित व निम्न होते। ठीक है, अगला हम बात करते हैं इनके बारे में, देखो देशिकता के बारे में। सर ये क्या होता है, देशिकता क्या होता है? देखो कोई भी पदार्थ है जब उस पर हम क्या करते हैं, प्रकाश डालते हैं, यानी उसके प्रकाशीय गुणों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, देशिकता कहते हैं। कोई भी पदार्थ है, अगर मान लो कि आपने प्रकाश डाला उसके ऊपर और उसके सभी दिशाओं में समान प्रकार के गुण प्राप्त हो रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, समदेशिक। क्या बोलेंगे, समदेशिक। और अलग अलग प्रकार के गुण प्राप्त हो रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, विषमदेशिक कहेंगे। क्या कहेंगे, विषमदेशिक कहेंगे। तो यहां हम देखते हैं, देखो समदेशिक और विषमदेशिक क्या होता है, इसको भी एक बार समझ लें। देखो इस प्रकार से, देखो यहाँ अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था, और देखो ए ए ए ए, बी 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 बी, ए ए ए ए, बी 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 बी, या आप ऐसे लिख लो ए बी ए बी ए बी ए बी, यानी ये देखो इस तरह से। ठीक है, एक निश्चित व्यवस्था है। अब देखो मान लो कि मैं इधर से क्या करता हूं, प्रकाश आपतित करता हूं इधर, तो मुझे क्या व्यवस्था प्राप्त होगी, देखो बच्चों ये प्रकाश मैंने डाला तो क्या प्राप्त होगा, देखो इस तरह से ए बी ए बी ए बी, इस तरह से व्यवस्था प्राप्त होगी। ये होगी नहीं होगी? इधर से मैं प्रकाश डालता हूं इधर से, तो मुझे कौन सी व्यवस्था प्राप्त होगी, बताओ बच्चों, क्या प्राप्त होगा, ए ए ए ए, इधर क्या प्राप्त होगा, ये देखो इस तरफ देखोगे तो बी 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 बी। क्या दोनों तरफ से प्रकाश डालने पर समान गुण प्राप्त हो रहे हैं? नहीं हो रहे, अलग अलग गुण प्राप्त होते हैं। यानी जब किसी पदार्थ पर प्रकाश डालने पर अलग अलग दिशाओं में अलग अलग गुण प्राप्त होते हैं तो उसे हम कहते हैं विषमदेशिक। अब देखो यहां अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था है, देखो पुनरावृत्ति हो रही लगातार, अवयवी कणों की लगातार पुनरावृत्ति हो रही है, अणु की यानी निश्चित व्यवस्था है। और निश्चित व्यवस्था किसके अंदर होती है,
क्रिस्टलीय ठोसों में होती है। किसमें होती है? क्रिस्टलीय ठोसों में। और क्रिस्टलीय ठोस पर हमने प्रकाश डाला तो देखो इधर कौन सी अवस्था प्राप्त हुई आपको? ए बी ए बी ए बी, जबकि इधर ए और बी बी बी, देखो ये बी 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 और ये ए और इधर ए बी, यानी अलग अलग व्यवस्था प्राप्त हो गई। तो क्या हो जाएगा? ये विषम देशिक। क्या हो जाएगा? विषम देशिक। तो यहां हम बात करते हैं अगला गुण देशिकता। देशिकता की बात करें तो क्या हो जाएगा? ये विषम देशिक। विषम देशिक। अगला बात करते हैं अपन, अगर मान लो अवयवी कणों की व्यवस्था क्या हो? भिन्न भिन्न हो जाए, जिसमें अव्यवस्थित हो जाए, तो क्या होगा? अब देखो हम इसमें प्रकाश डालते हैं, इधर हम प्रकाश डालते, देखो ये हमने प्रकाश डाला तो रैंडमली चलेगा, इसके अंदर कोई फिक्स नहीं। देखो तो क्या व्यवस्था प्राप्त हो रही है? ए बी ए और नहीं हो रही है? ए बी ए इस प्रकार की व्यवस्था प्राप्त हो रही है, यानी ए बी ए कंटिन्यू प्राप्त हो जाएगा इसमें भी। ठीक है, इधर से भी आप प्रकाश डालो या किधर से भी डाल दो, इधर से डाल दो या इधर से डाल दो, कहीं भी कंटिन्यू वर्ड प्राप्त होंगे। देखो इसमें भी इधर से डाल दो प्रकाश आप, एक शॉर्ट में बनाया मैंने। ठीक है, तो इधर भी देखो कंटिन्यू वर्ड आ जाएंगे आपके, इधर से डाल दो या फिर आप यहां से कर लो, यहां से करके देख लो, और भी कोई से भी यहां से देख लो, इस जगह से देख लो, आया नहीं है? तो यहां से अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा? देखो इस जगह से क्या आएगा? बी ए बी, तो कंटिन्यू आ जाएगा इसमें भी। देखो आएगा नहीं आएगा? इधर से भी कर लो आप, क्या जाएगा? बी ए बी, बी ए बी, यहां से भी क्या जाएगा? बी ए बी। तो देखो कंटिन्यू ए वाला इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यानी इधर से प्रकाश डाला तो भी ये व्यवस्था प्राप्त होगी आपको, इधर से डाला तो भी कौन सी व्यवस्था प्राप्त होगी? इस प्रकार से, यानी पुनरावृत्ति होनी चाहिए। यानी ऐसे ठोस जिस पर प्रकाश डालने पर सभी दिशाओं में समान गुण प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? समदेशिक कहते हैं। इनमें देखो अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं है। देखो ए बी ए निश्चित नहीं है, लेकिन प्रकाश डालने पर गुण क्या हो रहे हैं? समान प्राप्त हो रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? समदेशिक। और जिसमें अवयवी कणों की व्यवस्था अनिश्चित होती है, वो कौन से ठोस होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। इसका मतलब अक्रिस्टलीय ठोस किस प्रकार के हो जाएंगे? समदेशिक प्रकार के हो जाएंगे। किस प्रकार के हो जाएंगे बच्चों? समदेशिक। तो यहां लिख देता हूं मैं समदेशिक। समदेशिक। क्लियर? तो ये हो गया देशिकता के बारे में। अगला बात करते हैं परास व्यवस्था। परास व्यवस्था, इसको भी फिर से समझते हैं हम ऐसे ही सेम स्थिति में। देखो इसमें हम देखते हैं, देखो कंटिन्यू ए बी कंटिन्यू चल रहा है। इसमें देखो बी ए बी ए लंबे समय तक इस प्रकार की व्यवस्था चल रही है, यानी एक अवयवी कणों की एक प्रकार की क्या है? निश्चित व्यवस्था है। अवयवी कणों की क्या है? एक निश्चित व्यवस्था है। और अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था किसमें पाई जाती है? क्रिस्टलीय ठोसों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? क्रिस्टलीय ठोसों में। और एक लंबे समय तक चल रही है, और लंबा को हम क्या बोलते हैं? दीर्घ। यानी जो परास व्यवस्था होगी, परास व्यवस्था क्रिस्टलीय ठोसों में कैसी होगी? दीर्घ परास व्यवस्था होगी, दीर्घ परास व्यवस्था। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें, किसकी बात करें? अक्रिस्टलीय ठोसों की, तो इसमें हम जानते हैं, देखो अवयवी कणों की व्यवस्था क्या होती है? निश्चित नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है। तो यहां हम देखते हैं, देखो ये बी बी, ठीक है, और यहां लिख देता हूं मैं, मान लो बी ए, तो यहां देखो ए बी, यहां तक तो ठीक है, फिर बी ए, फिर ए बी, यहां तक भी ठीक है वापिस। ठीक है, यानी थोड़ी सी व्यवस्था ही है, कहीं व्यवस्था सही है, कहीं व्यवस्था क्या है? बिगड़ी हुई है। ठीक है, और थोड़ी सी व्यवस्था होती है, छोटा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? लघु। यानी अवयवी कणों की व्यवस्था क्या है? इसके अंदर अनिश्चित है, और अनिश्चित अवयवी कणों की व्यवस्था किसके अंदर होती है? अक्रिस्टलीय ठोसों में। और यहां देखो अणु की जो पुनरावृत्ति हो रही है, थोड़ी दूरी तक हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लघु। थोड़ी दूरी तक हो रही है, तो क्या हो जाएगा? ये
लघुपरास व्यवस्था, लघुपरास व्यवस्था। अगला देखते, देखो शीतलन वक्र, यानी जब हम इसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, शीतलन वक्र। शीतलन वक्र की बात करते हैं। देखो क्रिस्टलीय ठोस है, ये क्रिस्टलीय ठोस है, और ये एक क्रिस्टलीय ठोस ले लेते हैं। यहां लिखता हूं मैं ये क्रिस्टलीय ठोस, और ये कौन सा हो गया, एक क्रिस्टलीय ठोस। मैंने दोनों ठोसों को क्या किया, गर्म किया। क्या किया, गर्म किया। गर्म करने से ये किस अवस्था में आ गए, द्रव अवस्था में आ गए। किस अवस्था में आ गए, द्रव अवस्था में। अब मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया, ठीक है। तो इधर देखो मैं ले लेता हूं, मान लो समय लेता हूं, ठीक है, और इधर ले लेता हूं मैं ताप। यहां पर देखो ये पिघली अवस्था में, ये भी पिघली हुई अवस्था में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इनको ठंडा करता हूं। देखो समय के साथ क्या होगा, ताप क्या होगा, कम होगा, तो इसका ताप भी क्या होगा, कम होगा, इसका भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन क्या होगा, क्रिस्टलीय ठोसों में क्या होगा, जैसे ही ये क्या होगा, ठोस अवस्था में आने लगेगा, इसका ताप क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। नहीं, ताप रुक जाएगा, लेकिन समय तो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी ताप क्या हो जाएगा, रुक जाएगा इस तरह से, लेकिन समय तो बढ़ेगा, समय थोड़ी रुकेगा, ठीक है। और जब ये यहां से, जब ये द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में आएगा, इसका ताप क्या हो जाएगा, स्थिर, और फिर एकदम से ताप क्या होगा, गिरेगा इस तरह से। जबकि इसमें क्या होगा, निरंतर ताप कम होता जाएगा। यानी ये कंटिन्यू है, ये कंटिन्यू है क्या, नहीं है। यानी ये क्या हो गया, ए सतत, जबकि ये क्या हो गया, सतत हो गया। यानी अक्रिस्टलीय ठोसों को ठंडा करने पर ये निरंतर इनका तापमान क्या होता है, कम होता जाता है। जबकि क्रिस्टलीय ठोसों को जब हम ठंडा करते हैं तो एक अवस्था ऐसी थी, जब इनका ताप क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, फिर ताप क्या होता है, पुनः कम होने लगता है। इसका मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस है, इनमें सतत वक्र कैसा, जो शीतलन वक्र कैसा होगा, असतत होगा। कैसा होगा, असतत। जबकि इसके अंदर कैसा होगा, सतत शीतलन वक्र होगा। कैसा होगा, सतत शीतलन वक्र। अगली हम बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं। भाई प्रकृति कैसी होगी इनकी, देखो बात करते हैं इसका नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में। भाई अक्रिस्टलीय ठोस है, इनका आकार क्या है, निश्चित है, और ठोसों का आकार भी क्या होता है, निश्चित होता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का आकार क्या है, अनिश्चित है। क्रिस्टलीय ठोसों का आकार क्या है, निश्चित है। अक्रिस्टलीय ठोसों का आकार क्या है, अनिश्चित है, ठीक है। और ठोसों का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। इसका मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस है ये वास्तविक ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस क्या है, वास्तविक ठोस। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस है क्या है, आभासी है। क्या है, आभासी ठोस, ठीक है। तो हम बात करते हैं प्रकृति के बारे में, ठीक है। जो क्रिस्टलीय ठोस है ये क्या होंगे, वास्तविक ठोस होंगे। क्या होंगे, वास्तविक ठोस, ठीक है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होंगे, आभासी ठोस होंगे। कैसे ठोस होंगे, आभासी ठोस, ठीक है। जिसके कारण इनको हम क्या बोलते हैं, अति स्थितित द्रव, अति स्थितित द्रव या छद्म ठोस, स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं इनको। किसको, अक्रिस्टलीय ठोसों को आभासी ठोस या छद्म ठोस या अति स्थितित द्रव, स्यूडो सॉलिड भी इनको कहते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड, अक्रिस्टलीय ठोसों को हम कहा जाए सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, ठीक है। अगली हम बात करते हैं इनके बारे में। अगला हम देखते हैं विदलन के बारे में। देखो विदलन, विदलन का मतलब होता है काटना, ठीक है। अब देखो जब हम काटते हैं क्रिस्टलीय ठोसों को, जब हम काटते हैं तो हमें क्या होती है, एक सपाट सतत सीधी सतह प्राप्त होती है, यानी चिकनी सतह प्राप्त होती है। यानी ये कैसा होता है, सपाट व चिकना। काटने पर कैसा प्राप्त होता है, सपाट व चिकना। जबकि ये क्या होता है, खुरदरा होता है। कैसा होता है, खुरदरा व असमतल। या आप सपाट की जगह पर और क्या लिख सकते हो, समतल भी लिख सकते हो, ठीक है, कंफ्यूजन मत होना। सपाट की जगह क्या लिख सकते हैं, समतल। अब हम बात करते हैं उदाहरण की। देखो क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण क्या हो जाएंगे, सोडियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, नेफ्थलीन, बेंजोइक अम्ल। ये सब किसके उदाहरण हो जाएंगे, क्रिस्टलीय ठोसों के हो जाएंगे। इसी प्रकार इसके कैसे क्या हो जाएंगे, देखो रबर, कांच, प्लास्टिक, है या नहीं है। रबर का भी आकार निश्चित होता है, कांच का भी निश्चित होता है, प्लास्टिक का भी निश्चित होता है। लेकिन क्या होते हैं, जब इनको गर्म करते हैं तो क्या होते हैं, ये पहले क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, फिर क्या होते हैं,
द्रव अवस्था में आते हैं। आपने देखा होगा जो पुरानी जो इमारतें, कभी भी जाओ घूमने के लिए, घूमने गए हो नहीं गए, देखना जो पुरानी जो इमारतें हैं, बिल्डिंग राजा महाराजाओं की, उनके जो खिड़कियां लगी हुई, उनकी खिड़कियों में जो शीशे लगे हुए हैं, कांच जो लगे हुए हैं, वो क्या हो गए, नीचे से क्या हो गए, मोटे, और ऊपर से क्या हो गए, पतले हो गए। अब कहोगे सर इतना ध्यान से कौन देखता है खिड़कियों को? अब कभी भी जाओ तो ध्यान से देखना। क्यों? क्योंकि देखो जो खिड़कियों में जो कांच लगा हुआ है, गर्मी के कारण क्या होता है, कांच धीरे धीरे पिघलता है, बहुत धीरे धीरे पिघलता है, ठीक है। धीरे धीरे पिघल कर क्या होता है, वो बहते हुए क्या हो गया, नीचे इकट्ठा हो गया। इसलिए उन खिड़कियों के कांच ऊपर से तो क्या हो गए, पतले, और नीचे से क्या हो गए, मोटे हो गए, ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन बनता है, और इस बार भी आ सकता है, नोट कर लेना कि कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है, क्यों? कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है, क्यों? ठीक है। या यूं हो सकता है कि पुरानी इमारतों की खिड़कियों के कांच ऊपर से पतले और नीचे से मोटे होते हैं, क्यों होते हैं? देखो क्यों होते हैं, क्योंकि कांच क्या है, एक अक्रिस्टलीय ठोस है, जिसमें द्रव के समान लेकिन बहुत ही मंद गति से, फिर से बोल रहा हूं, कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है जिसमें द्रव के समान लेकिन बहुत ही मंद गति से बहने का गुण पाया जाता है, जिसके कारण इसे अतिशीतित द्रव कहते हैं, ठीक है। पुरानी इमारतों के जो कांच होते हैं वो क्या होते हैं, ताप के कारण धीरे धीरे पिघल कर कांच क्या होता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, नीचे इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण नीचे कांच जो है नीचे से क्या होता है, मोटा, और ऊपर से क्या होता है, पतला होता है। तो आज हमने एक सामान्य जानकारी देखी है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में। मुख्य रूप से इनके उदाहरण और अंतर अच्छे से कंप्लीट कर ले, क्रिस्टलीय ठोसों में अंतर और इनके उदाहरण अच्छे से कंप्लीट कर ले। यहां से भी आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है उससे 1 नंबर का क्वेश्चन बनने के चांसेस है या संभावना है, ठीक है। तो ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में आज हमने कंप्लीट कर लिया है, अच्छे से कंप्लीट करें, यहां से प्रश्न बनने की बहुत संभावना है। इसके आगे का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे, तब तक पढ़ाई करते रहे, घर में रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।